हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हमने एक नई पहल को शुरू किया है जिसमें हम डेली का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और ये डेली का करंट अफेयर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं जिनका संबंध हमारे एग्ज़ाम से है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फालतू कोई भी पॉइंट इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करते, 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ज़्यादा नहीं, बहुत हो जाएंगे। देखिए डेली का 5-5 6-6 क्वेश्चन भी करेंगे तब भी 1 महीने में आप देखोगे तो 150 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हो जाता है इतना करंट अफेयर। ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं करना है और बस हमें जो हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट है बस वही पिकअप करने हैं। तो जैसे पहला करंट अफेयर है इज़ 2.0 सूचकांक। ठीक है, देखिए बेसिकली ये क्या है, ये जो सूचकांक है ये बैंकिंग की जो प्रदर्शन होते हैं उनको दिखाता है कि किस बैंक का प्रदर्शन कैसा है। ठीक है, तो हाल ही में वित्त मंत्री ने इस 2.0 सूचकांक में बैंकिंग सुधार सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सम्मानित किया है। ठीक है, यानी जो बैंक अच्छा काम करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी जो गवर्नमेंट बैंक हैं। ठीक है, तो उन बैंकों को क्या किया है, उनके अच्छे कार्यों के लिए क्या किया है, सम्मानित किया गया है। और इसमें वो कौन कौन से बैंक हैं, आपको वो बैंक याद रखने हैं। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, एक है ये है OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो OBC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 3 बैंकों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो इसकी सूचकांक की शुरुआत है 2018 से की गई थी। ठीक है, तो याद रखें 2018 से की गई थी। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जो ये इस 2.0 सूचकांक है इसका संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार सूचकांक से। ठीक है, यानी इसमें बैंकों के प्रदर्शन को बताया जाता है। दूसरा, इसमें जो 3 बैंकों को जो सम्मानित किया गया है वो कौन कौन से हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और OBC। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। तो ये 3-4 बातें आपको नोट करनी है इसमें, बस यही याद रखना है। ठीक है, सीधा भी पूछ सकता है कि इस 2.0 सूचकांक का संबंध किससे है, तो आप क्या लगाएंगे, बैंकिंग सुधार से। ठीक है, चलिए अगला है मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो ये तो हाल में बहुत न्यूज़ में था। हाल ही में देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, आजकल जैसे चुनावी रैलीज होती हैं तो वो फिजिकल ना होकर वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि डिजिटल माध्यम से लोगों के साथ संवाद किया जाता है। जैसे बिहार में भी पहली वर्चुअल रैली हुई थी अमित शाह जी की। ठीक है, तो ऐसे ही ये आजकल डिजिटल माध्यम से रैलीज का एक प्रचलन शुरू हो चुका है। तो हाल ही में PM मोदी के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभ आरंभ किया गया है। ठीक है, और जो ये योजना का जो शुभ आरंभ किया गया है ये बिहार से किया गया है, याद रखना बिहार से। ठीक है, इसके साथ PM ने गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए अब इस मत्स्य संपदा योजना में एक चीज़ नई आई है, गोपाला ऐप। तो आपको ना इसके बारे में पता होना चाहिए, जो आया है ना गोपाला ऐप, इसके बारे में पता होना चाहिए कि गोपाला ऐप क्या है, जो किसानों को प्रत्यक्ष सुधार के लिए एक सूचना पोर्टल प्रदान करेगा। ठीक है, तो गोपाला ऐप क्या है, यानी गोपाला ऐप ये है कि यहाँ से किसान किसी भी तरह की हेल्प, सूचना आराम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गोपाला ऐप का संबंध है किसानों से। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है, यह एक सतत विकास योजना है। सतत विकास का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सतत विकास के ही कई टाइप होते हैं, जिसमें समावेशी विकास, धारणीय विकास और सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि, एग्रीकल्चर, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, वन। ठीक है, जो हमारे पास जो कोयला, ये भी क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स हैं। और ये हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो जो सतत विकास का मतलब होता है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका यूज़ हम इस तरीके से करें कि ऐसा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा, यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए हम नेचुरल रिसोर्स का इतना उपयोग कर दें कि वो भविष्य के लिए, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जो सतत विकास का मतलब होता है कि जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी
पीढ़ियों के लिए भी हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको बनाए रखना, यही कहलाता है सतत विकास। ठीक है, तो वर्तमान की स्थितियों या कहें हम जो वर्तमान की पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाए, और जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी थोड़ा छोड़ा जाए, जिससे भावी पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अभी एकदम ही सारा के सारा जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको एकदम ख़त्म कर दे और भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी ना छोड़े। ठीक है, तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ देना भावी पीढ़ी के लिए। ठीक है, तो यह एक सतत विकास योजना है जिसमें 2024-25 तक संघ क्षेत्रों व राज्यों तक क्रियान्वयन करना है। ठीक है, तो जो ये मत्स्य संपदा योजना थी इसको 2024-25 तक संघ क्षेत्र मतलब यूटी और जितने भी स्टेट हैं सब तक वहाँ तक इसको फैलाना है। ठीक है, सब यानी सभी राज्यों को इसके अंदर लेके आना है, सभी यूटीज़ को इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए जो लागत आई है, मतलब इसके लिए जो बजट तैयार किया गया वो है 20,050 करोड़ रुपए का। ठीक है, यानी 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 2024-25 तक मछली के उत्पादन में 70 लाख टन वृद्धि और निर्यात से होने वाले आय का 1 लाख करोड़ तक करना है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, यानी जो इसका जो मत्स्य संपदा योजना है इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया है ये है कि 2024 और 25 तक सभी यूटी और स्टेट को इसमें शामिल करना है। दूसरा कि इसके लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और 2024 और 25 तक जो मछली के उत्पादन में जो प्रोडक्शन है उसका 70 लाख टन वृद्धि करनी है। जो वर्तमान में जो भी उत्पादन हो रहा है उससे 70 लाख टन और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है। और क्या करना है कि जैसा कि आपको बताया कि हम मछली का निर्यात करते हैं और निर्यात से होने वाले आय का निर्यात से जो हमें रिवेन्यू मिलेगा उसका 1 लाख करोड़ तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो ये 2-4 बातें हैं जो इसको आपको इसकी पता होनी चाहिए। जैसे एक तो ये याद रखना कि जो मत्स्य संपदा योजना है ये सतत विकास योजना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया, और उसमें जो टारगेट बताया गया है ये बताना है। ठीक है, चलिए, और कहाँ से स्टार्ट हुई है, बिहार से। चलिए, अगला है ब्रैंडी किनिन स्ट्रॉम। ये आ सकता है, ये सीधा पूछ सकता है कि ब्रैंडिन हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्रैंडी किनिन स्ट्रॉम का क्या मतलब है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यह एक यौगिक है जो दर्द, संवेदना व मानव शरीर में रक्तचाप को कम करने से संबंधित है। ठीक है, तो ब्रैंडिन किनिन क्या होता है, यह एक यौगिक है जो दर्द, संवेदना व मानव शरीर में रक्तचाप को कम करने से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा, हाल ही में अमेरिका में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य में तीव्र यानी लगातार गिरावट आई है, जिसका कारण ब्रैंडिन किनिन स्ट्रॉम को बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें बस एक ही बात याद रखनी है कि ब्रैंडिन किनिन स्ट्रॉम क्या है। तो यह एक यौगिक है जो दर्द और संवेदना व मानव शरीर में रक्तचाप को कम करने से संबंधित है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अमेरिका में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक ने कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य में तीव्र गिरावट आई है, जिसका कारण इसे बताया गया है ब्रैंडी किनिन स्ट्रॉम को। ठीक है, चलिए, अगला है 5 स्टार विलेज स्कीम। तो हाल ही में देखिए, ये जो 5 स्टार विलेज स्कीम है ये किसकी योजना है, भारत डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, एक स्कीम है, पहल है, किसके द्वारा शुरू की गई है, भारत डाक विभाग के द्वारा। तो आपको ये पता होनी चाहिए किसके द्वारा शुरू की गई है, भारत डाक विभाग के द्वारा। ये आप पॉइंट याद रखना। ठीक है, सीधा पूछ सकता है कि जो 5 स्टार विलेज स्कीम है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आप क्या कहेंगे, भारत डाक विभाग के द्वारा ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम योजना चलाई है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर डाक की सुविधा नहीं होती है, उन गांव के लोगों को भी डाक के साथ जोड़ना और उनके अंदर डाक को लेकर एक जागरूकता पैदा करना ही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये याद रखना है कि 5 स्टार विलेज स्कीम किससे संबंधित है, भारत डाक विभाग से। ठीक है, दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, दूर दराज गाँव, मैंने जैसे कि आपको बताया ना, जो दूर दराज गाँव है जो डाक से पोस्ट से कनेक्ट नहीं है उनको भी डाक के बारे में बताना और वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाना ही इसका मेन मोटिव है। ठीक है, 2-3 बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए।
अगर आप नोट भी नहीं करते ना, डेली आप इसको सुन भी लोगे ना, आराम से कान में हेडफोन लगाकर सुन भी लोगे ना, तब भी कोई ना कोई पॉइंट याद रह जाएगा और क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, और आने के बहुत चांस है क्योंकि सारा डाटा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का है। चलिए अगला है WHO का 73वां सत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, आपको ये पता करना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है। ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आजकल जितनी भी रैलीज या फिर मीटिंग्स हो रही हैं सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल हो रही हैं। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ही यही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के 73वें सत्र में भाग लिया। ठीक है, तो WHO का जो 73वां सत्र हुआ उसमें किसने भाग लिया भारत की तरफ से? केंद्रीय व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ने। और कैसे लिया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, और आजकल जो मेन मोटिव जो मेन न्यूज़ में है वो यही है, कोविड-19। ठीक है, तो इसके कोविड-19 तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करने व यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व की पुष्टि करना है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? कोविड-19 तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व की पुष्टि करना। ठीक है, 2-3 बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है वैभव प्रोटीनिला। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैभव प्रोटीनिला क्या है। ठीक है, तो हाल ही में न्यूज़ में था ये, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वैभव प्रोटीनिला क्या होता है? यह एक 2.5 मिलीमीटर लंबी चींटी है, या कहें हम चींटी की एक नई प्रजाति है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आए कि वैभव प्रोटीनिला क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? यह एक चींटी है या उसकी एक प्रजाति है जो गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, क्या 2 क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? कि यह 2.5 मिलीमीटर लंबी चींटी की एक नई प्रजाति है जो गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई है। ठीक है, इसकी खोज प्रोफेसर वैभव चिंदारकर ने की है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, कि जो इसकी खोज है उसकी खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये वैभव चिंदारकर। ठीक है, और वैभव चिंदारकर के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? वैभव प्रोटीनिला। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या है कि ये पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की, तो क्या लगाएंगे? वैभव चिंदारकर ने। ठीक है, और ये नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। कहाँ पे खोजी गई है ये चींटी? नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में। इसकी विशेषता क्या है? देखिए ये ना ज़्यादातर क्या रहती है, ये भूमिगत रहती है, यानी ज़मीन के नीचे रहती है, ज़मीन के ऊपर बहुत ही कम देखा जाता है इसको। ठीक है, यह पीले नारंगी रंग की है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये तो पूछा नहीं जाएगा कि ये रंग कैसा है, पर फिर भी याद रख लीजिए कि यह पीले नारंगी रंग की है जो भूमिगत में रहती है, यानी भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर रहती है, ज़्यादा बाहर इसको बहुत ही कम देखा गया है। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि प्रोटीनिला क्या है या वैभव प्रोटीनिला क्या है, तो आप क्या कहेंगे? चींटी की एक नई प्रजाति। ठीक है, और कहाँ खोजी गई है? गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में। सीधा ये भी पूछ सकता है कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन थे। डेली के 5-6 बहुत हो जाएंगे और ज़्यादा भी हमें करंट नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डेली के नोट करते चले। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।